जय हिंद दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप लोगों को हिंदी में व्याकरण के स्तंभ पढ़ा रहा था। व्याकरण के स्तंभ में हम इससे पहले आप लोगों को एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। उस टॉपिक का नाम क्या था? वर्णमाला या वर्ड विचार। फिर हम अगला टॉपिक लेके आए थे। व्याकरण के स्तंभ में हमको 3 टॉपिक पढ़ना था। फिर हम उसमें अगला टॉपिक लेके आए थे शब्द रचना। शब्द रचना में हम आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो बना चुके थे, ठीक है ना। फिर हम आगे आप लोगों को उससे आगे का आज टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो हम हेडिंग बना लेते हैं क्या जो हमको आगे पढ़ाना है, शब्द के सार्थक रूप का वर्गीकरण। क्या पढ़ाना है दोस्तों हमको? शब्द हम आप लोगों को बताए थे जो शब्द के सार्थक रूप का हम वर्गीकरण करते हैं। शब्द के सार्थक रूप का वर्गीकरण, जब हम शब्द के सार्थक रूप का वर्गीकरण करते हैं तो इसको हम 4 भागों में करते हैं। कहीं कहीं पे हमको 5 भागों में देखने के लिए मिलता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट से इतना ही बहुत है, ठीक है ना। उसमें हम पहला जो बताए थे आप लोगों को, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। किसके आधार पर बताए थे? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर हम शब्द को कितने भागों में बांटते हैं। देखिएगा, हम आप लोगों को बताए थे कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर हम शब्द को 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं क्या? रूढ़ शब्द। एक को कहते हैं रूढ़ शब्द और दूसरे को कहते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द और तीसरे को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। यही हमें आप लोगों को बताना है, यौगिक शब्द। देखिएगा मित्रों, हमें यही बताना है कि रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ शब्द क्या होता है और यौगिक शब्द क्या होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा क्या कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम मूल शब्द कह सकते हैं। इसका मतलब समझिएगा, मूल शब्द। इसका मतलब समझिएगा, इसकी जब हम परिभाषा देने की बात आएगी तो हम कहेंगे क्या कि ऐसे शब्द जिसका विभाजन ना हो सके, जिसका विभाजन ना हो सके, कैसे शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब आप लोग समझिएगा, रूढ़ का मतलब होता है मूल। मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते। यह सिर्फ वही अर्थ देते हैं जो वो मूल रूप में अपने होते हैं। जैसे हम लिखें क्या कि जैसे हम यही पेन लिख दें, ये पेन, हम कोई शब्द लिखे, जैसे ये पेन लिख दिए, तो पेन का हम विभाजन नहीं कर सकते, ये मूल शब्द में ही आते हैं। फिर हम जैसे इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, कान, नाक, हाथ, कुर्सी, ये सभी शब्द कैसे शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द, मतलब मूल शब्द होते हैं, ठीक है ना। हम आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। फिर हमको आगे क्या बताना है? योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। एग्जाम पॉइंट से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि योग रूढ़ और यौगिक। कोई भी आप लोग एग्जाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। जहाँ खासकर जहाँ पे हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग आगे हेडिंग बनाइएगा क्या? आगे आप लोग हेडिंग बनाइएगा क्या? योग रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द। आगे फिर दोनों को हम एक साथ समझाने की कोशिश करते हैं, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। देखिएगा, दोनों के नाम में ही लिखा है क्या? योग रूढ़ और यौगिक। यौगिक का मतलब और योग रूढ़ का मतलब क्या होता है? जुड़ने से तात्पर्य है, ठीक है ना। आप लोग जब देखेंगे, शब्दों को समझेंगे तो आधी तो परिभाषा ऐसे ही निकल जाती है। तो देखिएगा, जब हम दूसरा का बताएंगे आप लोगों को, दूसरा क्या होता है, योग
रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। और इस तरफ लिखते क्या हैं, नहीं तो पहले इसी को देख लीजिएगा कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखिए योग रूढ़ का मतलब होता है क्या, जुड़ने से, मतलब कि इसका मतलब समझिएगा, जब इसकी परिभाषा देने की बात आएगी तो हम कहेंगे क्या कि ऐसा शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना होता है, और यह जो दोनों रूढ़ शब्द से जब मिलकर जो शब्द तैयार होता है, यह शब्द जो तैयार होता है यह कोई तीसरा अर्थ देता है, ठीक है ना। तो जब इसकी परिभाषा देने की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे, दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना होता है ऐसा शब्द, दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है, दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है, और जो शब्द बनता है वह क्या करता है, कोई तीसरा अर्थ देता है। दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है, तीसरा अर्थ देता है, तीसरा अर्थ देता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहे जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। इसमें आप लोग देखिएगा इसके परिभाषा के हिसाब से इसके कहने का क्या मतलब होगा। जैसे हम इसमें जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जब हम लिखेंगे क्या, जलज, ये जब हम लिखते क्या हैं, देखिएगा जब हम एग्जाम्पल लिखते क्या हैं, जलज, यहाँ जल का तात्पर्य है जल से, जल का तात्पर्य कहाँ है, क्या है, जल में, ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो जल में जन्म लेता है उसको हम क्या कहते हैं, कमल। इसका तीसरा आ से निकल के आता है क्या, कमल, ठीक है ना। इसी प्रकार हम और शब्द इसमें लेते हैं, जैसे हम इसी प्रकार इसमें और शब्द लेते हैं क्या, जैसे हम ले लेते हैं पंकज, क्या, पंकज। पूछेगा पंकज में कौन सा शब्द है, तो यहाँ पंक से तात्पर्य क्या है, कीचड़ में, अभी हम आप लोगों को पता है ज का यहाँ तात्पर्य क्या, जन्म, तो यहाँ तात्पर्य निकल के आता है पंकज का कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात क्या, कमल। देखते हैं हम क्या कि इसका जो दोनों रूढ़ शब्द मिलते हैं कोई तीसरा अर्थ देते हैं, अर्थात किसका अर्थ देगा, ये कमल का। इसी प्रकार इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे लिखिएगा, देखिएगा आप लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं, देखते हैं क्या, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर, इसका तात्पर्य क्या होगा, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी को। इसी प्रकार लिखते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात शिव जी को। ऐसे हम देखते हैं, इसमें हम लोग एक स्टार पॉइंट बना के लिख लेते हैं क्या कि जितने भी बहुब्रीहि समास वाले शब्द आते हैं, सब किस में जाते हैं, योग रूढ़ शब्द में। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम आगे बताते हैं। इसमें एक स्टार पॉइंट बना के आप लोगों को लिखना है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें एक स्टार पॉइंट बना के यही लिखना है, इसमें आप लोग एक स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा। जितने भी बहुब्रीहि समास वाले होते हैं, बहुब्रीहि समास वाले शब्द होते हैं,
होते हैं सभी योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। सभी योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को योग रूढ़ शब्द क्या होता है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। हम आगे अब देखते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आगे देखते क्या है कि यौगिक शब्द क्या होता है। अब हमें आगे देखना क्या है, यौगिक शब्द। तो रचना या बनावट के आधार पर जब भी हमको शब्द पूछेगा शब्द के कितने भेद होते हैं, तो हमको बताना क्या है कि 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, रूढ़ शब्द होता है, फिर क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता है, अब फिर क्या होता है कि यौगिक शब्द। यौगिक देखिएगा, यौगिक शब्द क्या होता है, हमको तीसरा देखना है क्या, यौगिक शब्द। आप लोग हेडिंग बनाइएगा, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यहाँ यौगिक का तात्पर्य योग से ही है। इसमें भी क्या होता है कि यह 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है, 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है, शब्दों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है, और जिससे मिलकर बनता है वही अर्थ देता है। मतलब यह 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है और वही अर्थ देता है। मतलब जिस 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बनेगा वही अर्थ देगा और वही अर्थ देता है, और वही अर्थ देता है। जैसे देखेंगे आप लोग, जैसे देखिएगा आप लोग, जैसे हम एक शब्द लिखते क्या है, पाठशाला। पाठशाला, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा कि पाठशाला में कौन सा शब्द है, तो आप लोग बताएंगे क्या कि यौगिक शब्द। देखेंगे यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ धन शाला से। यहाँ पाठ का मतलब पाठ से है और शाला का तात्पर्य शाला से। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं। जैसे हम लिखें विद्यालय, विद्यालय, तो जब हम इसको देखेंगे यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। ठीक है ना। तो आप लोगों को यौगिक शब्द क्या होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा आप लोगों का जो नोट्स तैयार हो रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से और एक क्रम से तैयार हो रहा है। तो आप लोग अगर जब भी हिंदी व्याकरण यूट्यूब पे पढ़ना चाहेंगे तो आप लोगों को एक क्रम से सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना। जैसे हम व्याकरण के जब स्तंभ चालू किए थे, उसमें पहले हम इससे पहले जो टॉपिक चालू किए थे क्या, वर्णमाला या वर्ण विचार, उसको पूरा डिटेल में आप लोगों को बताए हैं। फिर हम अब शब्द रचना बता रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों का कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ एकदम डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सब जितना हम बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ना। तो ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम आगे बताए थे आप लोगों को, जब हम शब्द के सार्थक रूप का वर्गीकरण करते हैं, किसके आधार पर करते हैं, एक तो हम रचना के आधार पर बता दिए थे, अब हम बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के, यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना। एक तो रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे हो गया, एक उत्पत्ति के आधार पे पूछता है, एक अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, एक प्रयोग के आधार पे पूछता है शब्द के कितने भेद होते हैं। ये सब बातें हम आप लोगों को अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। तो अब हमें किसके आधार पर देखना है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आप लोग अगला हेडिंग बना लीजिएगा क्या, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। देखिएगा आप लोग हेडिंग बनाइएगा क्या, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, के भेद। देखिएगा दोस्तों, आप लोग जब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण करते हैं तो हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। वो चारों भाग कौन कौन से हैं, एक को कहते हैं क्या, तत्सम, तत्सम। फिर कहते हैं क्या, दूसरे को क्या कहते हैं, तद्भव,
फिर तीसरे को क्या कहते हैं, देशज, देशज, और चौथे को कहते हैं क्या, विदेशज, विदेशज। देखिएगा मित्रों आप लोग इसमें जब भी पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं तो आपको 4 ही बताना है, लेकिन इसमें एक और शब्द आता है क्या, आप लोग स्टार बना के लिख लीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, मिश्रित शब्द। मिश्रित शब्द क्या होते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है, संकर शब्द क्या होते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना। और हिंदी भाषा में जब भी हम देखेंगे तो मिश्रित शब्द आजकल बहुत ज़्यादा ही प्रयोग होता है, कोई भी हो, चाहे तत्सम हो, चाहे तद्भव हो, चाहे देशज हो, चाहे विदेशज हो, चाहे मिश्रित हो, चाहे संकर शब्द हो, सबसे ही मिलकर जो शब्द बने होते हैं वह हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। तो अभी हमें आप लोगों को समझना क्या है कि तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं और मिश्रित शब्द क्या होते हैं। तो ठीक है ना, तो हम आप लोगों को सोचने बता रहे हैं कि तत्सम और तद्भव एक साथ बताएं, जिससे आप लोगों को एकदम आसानी से क्लियर हो, ठीक है ना, कि तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, इनकी हम परिभाषा बताएंगे। फिर हम इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बताएंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। इसके लिए कुछ नियम बना है, तो वही 5-7 नियम आप लोगों को देखना होगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम में इसको देखने में के लिए आसानी होगी, ठीक है ना। तो अब हम आप लोग देखने का प्रयास करते हैं क्या कि तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन किए होंगे। फिर हम आते हैं किस पे, तत्सम और तद्भव पे। देखिएगा आप लोग दोस्तों, तत्सम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तत्सम, दोनों ही शुद्ध रूप है क्योंकि आदत है। देखिएगा, जब हिंदी भाषा का विकास हो रहा था, मतलब जब हिंदी भाषा का विकास हुआ तो हम एक क्रम देखते हैं कि जैसे जो हिंदी भाषा में जो शब्द बोले जाते हैं वह पहले कहाँ से निकले, तो वह पहले संस्कृत से निकले, ठीक है ना। तो इसका अर्थ समझने से पहले हम देखते हैं क्या कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो हम उसको देखते हैं कि जैसे जो हिंदी भाषा के जो शब्द बोले जाते हैं वह पहले निकले कहाँ से, संस्कृत से निकले, संस्कृत से निकले। उसके बाद जाते कहाँ पे हैं, पाली में। इसी क्रम में देखिएगा हिंदी भाषा का विकास होता है। जो हिंदी वाले शब्द बोले जाते हैं पहले संस्कृत में बोले जाते थे, फिर धीरे धीरे पाली में बोले जाने लगे, फिर प्राकृतिक भाषा में बोले जाने लगे। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। फिर प्राकृतिक भाषा से बोले जाते जाते फिर किस में बोले जाने लगे, अपभ्रंश भाषा में, अपभ्रंश भाषा में। फिर अपभ्रंश भाषा से होते हुए कहाँ पर निकले, अवहट्ट भाषा में, अवहट्ट भाषा में। फिर अवहट्ट से होते हुए कहाँ पहुँचे, हिंदी में। कहाँ पहुँचे, हिंदी में। हिंदी में तत्सम का मतलब समझिएगा आप लोग, जैसे जब भाषा का विकास हुआ, पहले जो भाषा हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती थी किस में बोली जाती थी, संस्कृत में। फिर संस्कृत से निकला कहाँ पहुँचा, पाली में। पाली से पहुँचा कहाँ, प्राकृत में। प्राकृत से पहुँचा अपभ्रंश में। अपभ्रंश से पहुँचा अवहट्ट में। फिर कहाँ पे आया, हिंदी में। तो आप लोग अब इस क्रम को अगर जानते रहेंगे तो तत्सम और तद्भव समझने में आप लोगों को आसानी होगी। देखिएगा, तत्सम जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् धन सम। किससे मिलकर बना होता है, तत् धम सम। तत् मतलब क्या होता है, उसके। सम मतलब क्या होता है, समान। अर्थात इसके कहने का आशय यही हुआ कि ऐसे शब्द, इसके कहने का आशय यही हुआ कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकले और हिंदी पहुँचते पहुँचते अपना रूप नहीं बदल पाए और जैसे संस्कृत में निकले थे वैसे ही बोले जाने लगे, मतलब उसके समान बने रह गए। तत्सम का क्या मतलब हुआ, उसके समान बने रह गए, मतलब संस्कृत से निकले और संस्कृत की तरह हिंदी में प्रयोग हो जाने लगे। उसी को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। आप लोगों को बात समझ में आई। जब भी हम तत्सम शब्द कहेंगे तो तत्सम से मतलब यही हुआ कि संस्कृत से निकले और जब भी हिंदी में प्रयोग मतलब जब हिंदी में प्रयोग होने लगे तो वह जैसे ही संस्कृत में निकले थे हिंदी में हूबहू वैसे प्रयोग होने लगे। तो तत्सम का मतलब होता है कि तत् धन सम, अर्थात उसके समान बने रह गए, मतलब जैसे संस्कृत से निकले हिंदी में पहुँचते पहुँचते वैसे बने रह गए। तो जब इसकी परिभाषा देने की बात आएगी तो हम लोग कहेंगे क्या, परिभाषा भी आप लोगों को समझ में आ गया है, वैसे भी आप लोग तब भी परिभाषा लिख लीजिएगा। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले, जो संस्कृत भाषा से निकले
और बिना अपना रूप परिवर्तित किए हिंदी में प्रयोग किए हो, मतलब बिना अपना रूप बदले हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे। संस्कृत भाषा से निकले और बिना रूप बदले हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, हिंदी में प्रयोग होने लगे, आप कह सकते हैं प्रयोग होने लगे या प्रयोग किए जाने लगे। उसे कैसे शब्द कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी जब हम तद्भव बता लेंगे उसके बाद हम इसकी कुछ ट्रिक बताएंगे कि तत्सम हम कैसे तत्सम शब्दों को पहचानेंगे, कैसे हम तद्भव शब्दों को पहचानेंगे, ठीक है ना। तो ये बातें अगर आप लोगों के दिमाग में रहेगी तब आप लोगों को पता चलेगा जो संस्कृत शब्द से निकले तो पहले उसके बाद कहाँ पहुँचे, पाली में पहुँचे, फिर प्राकृत में पहुँचे, फिर अपभ्रंश भाषा में पहुँचे, फिर अवहट्ट भाषा से होते हुए कहाँ पे पहुँचे, हिंदी में। तो तत्सम का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग को क्या जानना है कि तद्भव क्या होते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, या तो फिर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम देखते क्या है कि तद्भव क्या होते हैं। देखिएगा, हमको क्या जानना है? तद्भव देखिएगा, तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तद धन भव, अर्थात इसके कहने का क्या मतलब है? अर्थात ऐसे शब्द, हाँ ठीक है। तद्भव शब्द देखिएगा आप लोग, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किसे? तत् धन भव, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले, जो संस्कृत भाषा से निकले और हिंदी में अपना रूप बदल दिए, हिंदी में अपना रूप परिवर्तित कर दिए, कैसे शब्द कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे, ठीक है ना। तद्भव शब्द कहे जाते हैं, कहलाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। मतलब समझिएगा, जब तद्भव शब्दों का मतलब यही होता है कि जब वो संस्कृत से निकले, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, जब हिंदी में पहुँचे तो ये अपना रूप बदल दिए, हिंदी में वो अपना रूप बदल के हिंदी में दूसरे शब्द की तरह प्रयोग होने लगे। उसी को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है ना। अब हम तद्भव और तत्सम पहचानने के कुछ नियम बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा क्या, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बगल आप लोग लिखिएगा क्या? तत्सम, एक बगल लिखिएगा क्या? तद्भव, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक ही बार में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। एक तरफ लिखिएगा आप लोग तत्सम, फिर दूसरी तरफ लिखिएगा क्या? तद्भव। इससे कुछ पहचान करने का नियम होता है। इस शब्द को हम कैसे पहचानेंगे उसके कुछ नियम होते हैं। तो आप लोग पहचान लिख लीजिएगा। पहचान, जहाँ पर देखिएगा तत्सम तद्भव भी किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होता है तो डायरेक्ट देता है कि पहचानने के लिए कि तत्सम शब्दों से कैसे तद्भव में जाए, या तद्भव शब्द दे देगा कि इसका तत्सम क्या होता है, ठीक है ना। तो कुछ 5-7 नियम हैं जो विद्वानों द्वारा बताए गए हैं, तो उसको आप लोग जानते रहेंगे तो एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। देखिएगा, जहाँ पर किसी भी शब्द में हमको छ दिख जाए, छतरी दिख जाए, ठीक है ना, त्रिशूल दिख जाए, ज्ञानी दिख जाए, और हमको क्या दिख जाए? स्र दिख जाए, बड़ा वाला स दिख जाए, वह दिख जाए, और मूर्धन्य वाला स दिख जाए। अगर ये शब्द हमको प्रायः किसी भी हमको शब्द में दिखते हैं तो ज़्यादातर 95% केस में क्या होते हैं? देखिएगा, जहाँ पर छत्रज्ञ, ये हमेशा ही
तत्सम वाले शब्द होते हैं, ठीक है ना। लेकिन स वाले शब्द में, वह वाले शब्द में कहीं कहीं पे कुछ कुछ दिक्कत होती है, वो तो कुछ ना कुछ में अपवाद हमको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमको कहीं पे विसर्ग का चिन्ह देखने के लिए मिल जाए तो हम जान जाएंगे कि प्राय कौन से शब्द हैं, कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द है। अगर हमको कहीं पे ये उड़ंतुआ र मिल जाए, अगर हम नहीं पहचान कर पाते हैं, तब भी हम जानते हैं, जो इसको रेफरा के नाम से जानते हैं, तब भी हम जान जाते हैं प्राय यह कैसे शब्द हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम जो बुक में दिया है तो वो नियम वाइज नियम दिया है, लेकिन आप लोगों को हम समझाने के लिए कि जल्दी से आप लोगों को तैयार हो जाए, तो छत्र ज्ञ स्र स व स और विसर्ग और रेफरा अगर आपको कहीं दिख जाता है तो प्राय वह तत्सम शब्दों में आते हैं। और छ का देखते हैं कि तद्भव बनाते टाइम अगर किसी भी शब्द में छ का परिवर्तन ख में किया गया होगा तो वहाँ पे कौन सा शब्द होगा, वहाँ पे तद्भव शब्द होगा, या इसके जगह पे ये वाला छ हमको कहीं पे देखने के लिए मिल जाए तब भी हम जानेंगे कौन सा शब्द होगा, तद्भव होगा। या इसके जगह पे हमको छ देखने के लिए किसी भी शब्द में मिल जाए तो हम जानेंगे क्या होगा कि यह कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। फिर हमको ना अगर कहीं भी किसी शब्द में हमको स दिख जाए, छोटा वाला स दिख जाए और वह के स्थान पे हमको ब देखने को मिल जाए, तब भी हम प्राय जानते हैं कि यह कैसे शब्द होंगे, तद्भव वाले शब्द होंगे। अगर किसी शब्द में हमको चंद्र बिंदु भी दिख जाए, अगर हमको नहीं पता है कि यह तद्भव है कि तत्सम है, तो हमको आँख मूंद के मानना है क्या है कि यह ज़्यादातर केस में क्या होगा कि यह तद्भव वाले शब्द होंगे, ठीक है ना। तो यही इतने सारे नियम है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जहाँ पर हमको छत्र ज्ञ स्र स व खटकोल वाला स विसर्ग और ये रेफरा हमको मिल जाते हैं, वह प्राय तत्सम वाले शब्द दिखते हैं। और जहाँ पे हमको ख छ ये चंद्र बिंदु स ब ये वाले हमको दिख जाते हैं तो वह प्राय कौन से शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। आप लोगों को एग्जाम पॉइंट से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा आप लोग कोई भी पेपर दीजिएगा अक्सर यहीं से फंस जाते हैं, ठीक है ना, तद्भव तत्सम से। अब हमें इसमें आगे बताना क्या है कि देशज शब्द क्या होते हैं और विदेशज शब्द क्या होते हैं, तो दोनों को हम एक साथ बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब हम फिर आगे बताते हैं, ठीक है ना। देखिएगा आप लोग, अब हम जल्दी जल्दी से देख लेते क्या है कि देशज शब्द क्या होते हैं और विदेशज शब्द क्या होते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप लोग हेडिंग बनाइएगा क्या, एक तरफ देशज शब्द, एक तरफ क्या, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। देखिएगा देशज शब्द जो होते हैं, देश दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, देश अपधन ज। यहाँ देश का मतलब क्या है, देश का यहाँ तात्पर्य क्या है, गांव। ऐसे शब्द जो गांव के मतलब गांव में जन्मे और गांव की सीमा तक रह गए, उसे हम क्या कहते हैं। ज का मतलब अभी हम आप लोगों को बताए थे, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। देखिएगा गंवई भाषा में बहुत सारे शब्द हमको देखने के लिए मिलते हैं जो गांव की सीमा में पैदा हुए और गांव की सीमा तक रह गए, उसे हम क्या कहते हैं, देशज शब्द। इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं जैसे मनई मनसेदू, थोड़ा लोटा, थरिया, गिलास, भतार। ये शब्द अगर कभी भी हमको देखने के लिए मिल जाते हैं कहीं भी, तो हम आँख मूंद के मारेंगे कौन से शब्द हैं जो हम बोलचाल की भाषा में, गंवई भाषा में प्रयोग करते हैं, वही कैसे शब्द बोले जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि जो शब्द आते हैं, इसमें हम देखेंगे जो शब्द आते हैं कि जैसे इसका जब परिभाषा देने की परिभाषा तो पूछता नहीं है, डायरेक्ट हम शब्द को देखते हैं। तो जैसे हम देखेंगे क्या, जैसे जो गांव की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, जैसे मनई। अगर आप लोगों से पूछा कि मनई कैसे शब्द हैं तो आप लोग क्या मारेंगे, देशज शब्द हैं। मनसेदू, मनसेदू, भतार, लोटा, थरिया, ये सब प्रायः आदि, ये सब प्रायः ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। वो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को बोलते ही आप लोगों के दिमाग मुंह से निकल जाएगा कि ये देशज वाले शब्द हैं, ठीक है ना। अब विदेशज का मतलब यही होता है कि ऐसे शब्द जो दूसरी देश से आए हुए हैं और हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। इसका मतलब समझिएगा, मतलब विदेश का मतलब है विदेशी भाषा में, विदेशी भाषा। ज का मतलब होगा जन्म लेने से, जन्म लेने वाले, अर्थात दूसरे देश की भाषाओं से, दूसरे देश से आने वाली भाषाएं, देश से आने वाली भाषाएं
आने वाली भाषाएं, दूसरे देश से आने वाली भाषाएं। इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, चाहे वो फारसी को हो जाएं, चाहे वो इंग्लिश को हो जाएं, चाहे कोई भी है, जैसे चाहे वो चाइनीज़ भाषा हो जाए। जैसे हम ले लेते हैं चाय, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, कैफीन, कैफीन, मशीन। ये सब सारे शब्द जो आते हैं, जो विदेश से आए हुए हैं और हमारे यहाँ हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं, वे सब सारे शब्द क्या होते हैं? वे सब सारे शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं किसके आधार पर, जब हम शब्द का वर्गीकरण हम आगे आप लोगों को बताए थे, तो वो जब हम अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण जो होता है, विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, वे सब अपने आप से खुद से रटने वाली चीज़ें हैं। तो आप लोग उसको किसी बुक से चाहे जैसे भी करके आप लोग रट लीजिएगा। हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे आगे चलकर। ठीक है ना? तो बाकी जब हम बताए थे कि प्रयोग के आधार पर जब शब्द का वर्गीकरण करते हैं, वह हम वाक्य के अंग में आगे चलकर बताएंगे। तो हमको शब्द रचना में यही 4 टॉपिक पढ़ना था, जो आज आप लोगों को एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आप हमारी दोनों वीडियो देख लीजिएगा, तो एक भी शब्द रचना से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है ना? देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को जो भी मैटर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा। आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना? तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू और धन्यवाद।